अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज दो बड़ी कहानियां हैं, दो बड़ी स्टोरियां हैं, उन पर बात करनी है। उनका पस मंज़र क्या है और किसके पीछे किसने क्या किरदार अदा किया है, वो बात करनी है। पहली स्टोरी ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो आज तोशा खाना रेफरेंस के अंदर नाअहल किया गया है और उनकी सीट को डी सीट किया गया है। और दूसरी नंबर पर यह है कि पाकिस्तान को पेरिस के अंदर जो एक 2 रोज़ा इजलास था, जिसकी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो वज़ीर ख़ारजा उमूर की जो हैं हिना रबानी खान साहिबा, वो कर रही थी। और इसका पस मंज़र क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो नाअहल किया गया है आज, उसके पीछे बहुत एक तवील बात है, उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि आखिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ही क्यों नाअहल किया गया। क्योंकि आप देखें कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी हो जाए, यूसुफ़ रज़ा गिलानी हो, नवाज़ शरीफ हो, मरीम नवाज़, इन सब के केसेस इलेक्शन कमीशन के अंदर पेंडिंग हैं और तकरीबन पिछले 3-4 साल से इनके केसेस वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ इसका फ़ैसला नहीं हो सका। और ये वही लोग हैं। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आज 63 1P 137 और 133 के तहत उनको जो है नाअहल किया गया है। तो सबसे पहले मेरी एक कानूनदान है, उनसे बात हुई, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने सवाल किया कि सर किस तरह इस फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने बड़ा तफसीली एक मुझे इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि इस जो इन्होंने फ़ौजदारी मुक़दमात के हवाले से बात की है, इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने बाकायदा तौर पर हद से तजावुज़ किया, वो ये नहीं कर सकता। और पहली बात है, अगर कर भी सकता है तो वो सिर्फ़ 4 महीनों के अंदर, यानी 120 दिन के अंदर वो इस पर काम कर सकता है। यानी कि अगर इस केस के हवाले से बात करें तो ये केस 31 दिसंबर 2021 को शुरू होता है, यानी कि इस केस के जो 120 दिन है वो शुरू होते हैं और 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये किस तरह इस पर फ़ैसला कर सकते हैं और किस तरह फ़ैसला सुना सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का आर्टिकल 137 है वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को पर तब तक फ़ौजदारी आप कार्रवाई कर सकते हैं जब तक वो 120 दिन के अंदर अंदर होता है, यानी कि उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो 30 अप्रैल के बाद ये किस तरह कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी कोई वक़्त नहीं है, जितने मर्ज़ी रिमार्क्स देते रहें। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि 63P1 तब लगता है जब कि एक शख्स ऑलरेडी उसको नाअहल करार दिया गया या उसको सज़ा याफ्ता है, 2 साल की सज़ा हुई है, तो फिर उस पर ये जो कानून है, ये सेक्शन है, वो लागू हो सकता है। तो इस तरह ये इमरान खान को नाअहल करना और इस तरह के ये करना, और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। और इस तरह ये सिर्फ़ जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने हद से तजावुज़ किया। और वो हद से तजावुज़ करने पर, क्योंकि पहले भी इन्होंने 12 जो फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ 112 फ़ैसले दिए, वो भी रिवर्स हुए। फिर खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन 26 से 36 जो FIR हैं वो काटी गई, लेकिन उनमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब इनको अगर हम देखें करप्शन केसेस हों, नाअहली केसेस हों, सब में जब इनको मुँह की खानी पड़ी, तो आज इन्होंने अपनी बी टीम यानी कि दूसरी टीम को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को नाअहल करवाने की एक भरपूर कोशिश की है। लेकिन जिसका रद्द-ए-अमल भी एक तगड़ा आया। रद्द-ए-अमल क्या था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुज़ाहरे किए गए। मैं भी मुज़ाहरा कवर करके आया। जो फ़िरोज़पुर रोड वाला है वहाँ पर कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में निकले, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक मैंने अपनी आँखों से वाक़या भी देखा कि एक खातून की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो उसको बड़े मसाइल का सामना था। तो इस तरह के मामलात सिर्फ़ इन लोगों को कुछ नहीं होता, ये अपने बड़े बड़े महलात में सिर्फ़ फ़ैसला लेना और उस पर शादियाने बजाने के सिवा कुछ नहीं करते। दूसरे नंबर पर बात करनी है कि FATF के हवाले से। FATF पर आज हिना रबानी खान ने एक लंबी जो ऑनलाइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को अल्लाह के करम फजल से निकाल दिया है, तो आज वो क्रेडिट ले रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फुटेज दिखाऊँ उनके अंदर, ये किस तरह मोहतरमा आज से 6 महीने पहले इसी FATF को का बायकॉट करती हैं। इसका बायकॉट करने के बाद असम्बली की जो उसका एक बिल आता है जिसके अंदर ये सारा कुछ एजेंडा लिखा होता है, उसको फाड़ते हैं और निकल जाते हैं। आज 6 महीने के बाद ये सारा क्रेडिट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको 18 जून 2018 में जब पाकिस्तान को इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया और आज पाकिस्तान को निकाला गया, इसके पीछे हमाद अज़हर और उन ब्यूरोक्रेट्स, उन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों और उनका अहम किरदार था, जिन्होंने इस पर अनथक मेहनतें की और जिन्होंने पाकिस्तान को निकालने के लिए भरपूर काविशें की। और जिस पर आज राजा जो थे
انہوں نے جو راجہ کیا نام ہے ان کا جو فیٹف کے صدر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے اس پر بات کی۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف کہتے ہیں نا کہ بنی پر آتے ہیں اور بنی پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح آج مریم بی بی کہتی ہیں کہ جھوٹا مکار اور لوٹا ہوا پیسہ ان سے واپس لینا چاہیے، تو میرا محترمہ سے سوال ہے کہ آپ جس ایون فیلڈ کے اندر رہ رہی ہیں وہ بھی وہی سب کچھ ہے جس کے اندر آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یہاں تو کیا پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں پراپرٹی نہیں ہے، تو آج آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی جان اور آپ کے باقی جو آپ کے بیٹی اور آپ خود اس وقت ایون فیلڈ کے اندر رہ رہی ہیں، جس کے اندر آئے روز دوسرے دن جو مظاہرے کیے جاتے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر آپ سے بھی جو ملک کا پیسہ لوٹا گیا، یعنی کہ جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ان سے واپس لینا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی طرف سے پاکستان نے 34 نکات پر عمل کرنا تھا، جس میں دہشت گردی، منی لانڈرنگ، ان کو فائنانسنگ کے حوالے سے سارے اقدامات کرنے تھے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انہوں نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اظہار اطمینان کیا تھا، اور 2 روزہ جب یہ پیرس کے اندر اجلاس منعقد ہوا، غور کیا گیا، اور پھر آج باقاعدہ طور پر پاکستان کو اس سے نکال دیا ہے۔ بلا شبہ اس میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم اور انتہائی سنجیدہ کردار تھا، جس میں انہوں نے اس میں کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو اس سے نکالا، اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی میرے خیال سے یہ قوم کے لیے بڑی خبر ہے کہ پاکستانی قوم کو اس ایک مشکل فیصلے سے اور اس سے نکل گئی ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ مزہ تو تب آئے گا جب پاکستان کے جو برآمدات ہیں، یعنی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور دوسری جانب بھارت نے اس پر بھرپور پروپیگنڈا کیا، کسی طریقے سے پاکستان کو اس سے روکا جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کی اس کو جو ان کی ایک کوشش تھی وہ ناکام ہوئی، اس لیے پاکستان کو FATF یعنی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ بھارت نے کہ جو میڈیا ہے انہوں نے بھرپور اس پر ہرزہ سرائی کی، پروپیگنڈا کیا، کس طریقے سے پاکستان کو اس واچ لسٹ کے اندر رکھا جائے اور پاکستان کو اسی طرح معاشی بحران کی طرف اور پاکستان کو کسی طریقے سے مبذول کیا جائے، لیکن پاکستانی اداروں نے انتہائی شاندار کام کرتے ہوئے پاکستان نے اس پر قابو پایا، تو یہ پاکستان کے لیے آج بڑی خبر ہے۔ اور دوسری جانب وہی بات ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جس طرح آج انہوں نے نااہل کیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور پاکستان کو جو یہ بار بار ابھی مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک نااہل اور یعنی کہ خود ساختہ صادق و امین کا بھانڈا جو ہے پھوٹ گیا، تو یہ سب کو پتہ ہے، قوم جانتی ہے کون اس کے اندر ہے، کون پیچھے ہے، اور کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور کون اس کو مانے گا اور نہیں۔ اور میرے خیال سے یہ سب لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نواز شریف کو کس طرح ان کرنا اور عمران خان کو آؤٹ کر کے کس طرح دوبارہ ان کو ان کرنا ہے، کیونکہ آج جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 9 جو اپریل کو ٹی وی دے کر جنہوں نے عدالتیں لگائی تھی، آج ان کو سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کس پر اور کہاں کھڑا ہے۔